नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज हम महत्वपूर्ण जो टॉपिक लेकर के आ गए हैं मनोविज्ञान का, यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। मित्रों, हम आज बात करेंगे मनोविज्ञान की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। और मित्रों, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको यदि इन परिभाषाओं में से एग्जाम में से जो परिभाषाएं ना मिले या इनसे क्वेश्चन ना मिले, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 100% आपको इन्हीं में से सभी परिभाषाएं मिल जाएगी जो मनोविज्ञान में पूछी जाती है। और कई जो एग्जाम है उनमें पूछी गई है परिभाषा, उन्हीं को मैंने शामिल किया है। लगभग सभी परिभाषाएं इसमें शामिल हो जाएगी। तो मित्रों, हम बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मित्रों, हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो का आनंद ले सके। तो मित्रों, हम बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो मनोविज्ञान के बारे में जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी है उनकी बात करते हैं। मित्रों, हम बात करते हैं साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। जो ये मनोविज्ञान शब्द है, मनोविज्ञान शब्द के बारे में यानी कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं, इसी के बारे में जो परिभाषा है वह क्या परिभाषा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं कि इसके बारे में क्या परिभाषा दी है। तो एक मनोवैज्ञानिक हुए है, मनोवैज्ञानिक जेबी वाटसन ने कहा है कि व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। व्यवहार का सकारात्मक अर्थात ये जो प्लस प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब है धनात्मक या सकारात्मक, यानी कि व्यवहार का जो सकारात्मक आचरण या विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। ये इनकी परिभाषा थी। आगे हम बात करते हैं वुडवर्थ ने क्या परिभाषाएं दी है। वुडवर्थ ने परिभाषा दी है कि सामाजिक वातावरण में मानव का व्यवहार ही मनोविज्ञान कहलाता है। याद रखिए मित्रों, इस सामाजिक वातावरण में मानव का व्यवहार मनोविज्ञान कहलाता है। इस चीज को आप याद रखिए। आगे हम बात करते हैं मैक्ड्यूगल ने क्या परिभाषा दी है। यह परिभाषा दी है कि मानव का जो सामाजिक वातावरण है उसमें आचरण और उसका व्यवहार, सामाजिक वातावरण में मानव का आचरण और व्यवहार ही यथार्थ विज्ञान है। क्या कहा है? यथार्थ विज्ञान है, और इसी को मनोविज्ञान कहा जाता है। आगे हम बोरिंग के अनुसार बात करते हैं कि बोरिंग ने मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी है। तो बोरिंग ने परिभाषा दी है कि मानव का जो प्राकृतिक वातावरण है, मानव का प्राकृतिक वातावरण में व्यवहार है, उसके बारे में बात कही है। मानव का जो प्राकृतिक वातावरण है या जो मानव की जो प्रकृति है उसका जो अध्ययन कहलाता है, उसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। और आगे चलते हैं मित्रों, मर्फी एक मनोवैज्ञानिक हुए। इन्होंने परिभाषा दी है मनोविज्ञान की कि जीवित प्राणियों का सामाजिक वातावरण में व्यवहार ही मनोविज्ञान कहलाता है। इस बात को आप याद रखिएगा मित्रों कि जीवित प्राणियों का सामाजिक वातावरण में व्यवहार ही मनोविज्ञान कहलाता है। और मित्रों, हम आगे बात करते हैं कि मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है और क्या नहीं कहा जाता। तो मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है और क्या नहीं कहा जाता। तो मनोविज्ञान को कहा जाता है सकारात्मक कहा जाता है, यानी कि मनोविज्ञान सकारात्मक होता है, धनात्मक होता है, विधायक होता है और अनुप्रयुक्त होता है। और मित्रों, इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए आप, ये होता है व्यवहारिक, यानी कि मनोविज्ञान क्या होता है? व्यवहारिक भी होता है। इस चीज को याद रखिए। और मनोविज्ञान क्या नहीं होता? मनोविज्ञान नहीं होता नियामक नहीं होता, अर्थात यह नियमों के अनुसार नहीं चलता। यह अनुप्रयुक्त नहीं होता, अनुप्रयुक्त। मित्रों, इस चीज को याद रखिए। यहाँ तो लिखा हुआ है अनु और यहाँ लिखा हुआ है अन। इस चीज को याद रखिए कि मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त होता है, लेकिन नहीं होता, क्या नहीं होता? अनप्रयुक्त नहीं होता और आदर्शात्मक भी नहीं होता। तो इन चीजों को आप याद रखिए। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविज्ञान क्या होता है और मनोविज्ञान क्या नहीं होता। यानी कि ये जो तीन चीजें हैं ये नहीं होती, नियामक, अनप्रयुक्त और आदर्शात्मक। नियामक, अनप्रयुक्त, आदर्शात्मक, इन तीन चीजों को याद रखिए, बाकी ये इसमें जुड़ जाएंगे। मित्रों, हमने मनोविज्ञान की परिभाषा पढ़ी। अब हम देखते हैं शिक्षा की परिभाषा
किन किन मनोवैज्ञानिकों ने दी है और क्या परिभाषा दी है। तो सामान्यतः हम देखते हैं शिक्षा 6 धातु से बनता है और इसमें अप्रत्यय जुड़ने से शिक्षा बनता है। अप्रत्यय जुड़ता है तो शिक्षा बन जाता है। और इसका जो वास्तविक अर्थ होता है, वास्तविक अर्थ होता है प्रकाशित करना या परिमार्जित करना। प्रकाशित करना और परिमार्जित करना। तो जो महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने शिक्षा की परिभाषा दी है। क्या क्या परिभाषाएं दी उनके बारे में बात करते हैं। प्लेटो प्लेटो ने कहा है कि शारीरिक मानसिक और बौद्धिक, शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। शिक्षा कहलाता है, सॉरी मैंने मनोविज्ञान बोल दिया था, शिक्षा कहलाता है। तो इस चीज को याद रखिए मित्रों। अरस्तु ने शिक्षा की परिभाषा दी है। अरस्तु ने क्या परिभाषा दी है, अरस्तु ने परिभाषा दी है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। क्या, कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यह अरस्तु का विचार था शिक्षा के बारे में। आगे हम बात करते हैं जॉन लॉक के अनुसार। जॉन लॉक ने क्या कहा है शिक्षा के बारे में। यह कहा है, इन्होंने फसल की बात कही है, शिक्षा को फसल से जोड़ा है। शिक्षा को फसल से कैसे जोड़ा है कि जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार से मनुष्य के लिए क्या होती है, शिक्षा होती है। शिक्षा होती है। इन्होंने फसल और कृषि की बात कही है और उसी को इस प्रकार से फसल को तो मनुष्य से जोड़ दिया और कृषि को जोड़ दिया शिक्षा से। अर्थात इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा। आगे हम बात करते हैं पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हुए। इन्होंने शिक्षा की परिभाषा दी है। इन्होंने शिक्षा की परिभाषा यह दी है कि जो मनुष्य में जन्मजात अभियोग्यताएं होती है उन अभियोगिताओं का स्वाभाविक और समरस प्रगतिशील विकास ही क्या कहलाता है, स्वाभाविक और समरस प्रगतिशील विकास ही शिक्षा कहलाता है। और इस बात को भी याद रखिए कि मनोविज्ञान का जो बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक वितरण सर्वप्रथम किन्होंने प्रस्तुत किया, पेस्टालॉजी ने। इसीलिए इनको बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इनका पुत्र का इन्होंने अध्ययन किया था और उस पर एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था बेबी बायोग्राफी। इस बात को भी आप याद रखिए मित्रों। आगे हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं। प्रोबेल ने क्या परिभाषा दी है। प्रोबेल ने कहा है कि आंतरिक शक्तियों को बाह्य रूप देना ही क्या कहलाता है, आंतरिक शक्तियों को बाह्य रूप देना ही शिक्षा कहलाता है। और गांधी जी ने जो शिक्षा की परिभाषा दी है वह दी है कि मनुष्य का सर्वांगीण परिवर्तन, मनुष्य का सर्वांगीण परिवर्तन ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। और मित्रों हम स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप बहुत कुछ जानते भी हैं। स्वामी विवेकानंद जी को मैं आदर्श मानता हूँ, मैं उनको आइडियल मानता हूँ। तो उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या परिभाषा दी है, उन्होंने परिभाषा दी है कि व्यक्ति में जो भी शक्ति होती है ना, उसमें जो भी क्वालिटी होती है वह पहले से ही मौजूद होती है, केवल उसको बाहर लाने की जरूरत होती है, बाहर लाने की या बाहर निखारने की जरूरत होती है। तो इसी के बारे में ऐसे विचार दिया है कि पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि पूर्व निहित पूर्णता यानी कि पूर्णता यानी कि कोई मनुष्य अपने आप में पूर्ण होता है, केवल उसको बाह्य रूप देने को ही क्या कहा है उन्होंने, बाह्य रूप देने। और बाह्य रूप किससे देंगे, अभिव्यक्ति से, यानी कि अंदर की जो पूर्णता है उसको बाहर अभिव्यक्त करना ही शिक्षा बताया है। किन्होंने बताया है, स्वामी विवेकानंद जी ने। आगे हम बात करते हैं कोशनिक के अनुसार। कोशनिक ने परिभाषा दी है, शारीरिक मानसिक विकास ही शिक्षा कहलाता है, शारीरिक मानसिक विकास ही शिक्षा कहलाता है। कोशनिक ने ऐसा बताया था। और जो हमने अभी बात की थी प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने बात कही है शारीरिक मानसिक और बौद्धिक, लेकिन जो कोशनिक है, कोशनिक ने क्या नहीं जोड़ा, कोशनिक ने इसमें बौद्धिक शब्द को नहीं जोड़ा, इन्होंने केवल शारीरिक और मानसिक शब्द ही जोड़ा। तो इनकी दोनों की परिभाषा लगभग एक जैसी मिलती जुलती है। और मित्रों हम आगे बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। तो मित्रों हमने पहले तो बात की कि मनोविज्ञान क्या होता है और फिर बाद में बात की शिक्षा क्या होता है, शिक्षा की परिभाषाओं को जाना। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो जैसे बनता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान की क्या विशेषता होती है, क्या परिभाषा होती है, वैज्ञानिकों का क्या मानना है, उन्होंने क्या कहा है, जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हुए तो उनका प्रथम स्थान आता है इनका कौन, कोशनिक। कोशनिक ने कहा है कि प्रयोगों और सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। आगे बात कही है स्टीफेन ने कहा है कि
क्रमबद्ध शैक्षिक विकास ही शिक्षा कहलाता है। यानी कि कोई भी हम विषय वस्तु है, कोई भी चीज है या कोई भी विचार है, उसका जो क्रमबद्ध शैक्षिक विकास क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। स्टीफन के अनुसार क्रमबद्ध शैक्षिक विकास ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। और मित्रों, स्किनर ने जो परिभाषा दी है वह दी है कि शिक्षण और अधिगम में संबंध, शिक्षण और अधिगम में संबंध ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाते हैं। इन्होंने शिक्षण और अधिगम के बारे में बात कही है कि शिक्षण और अधिगम में संबंध ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो क्रो एंड क्रो ने जो परिभाषा दी है वह दी है कि जन्म से वृद्धावस्था तक, जन्म से वृद्धावस्था तक जो अनुभव आते हैं उसी को शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिए, क्रो एंड क्रो की परिभाषा पूछ ली जाती है और पहले भी 2018 में पूछ लिया गया कि 20वीं सदी के बालकों को, सॉरी 20वीं सदी को बालकों की सदी कहा है। तो ये ऐसा विचार था इनका करो एंड करो का। तो अभी इस बार ऐसा पूछा जा सकता है कि जो इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या दी है कि जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभव शिक्षा मनोविज्ञान कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान, देखो मित्रों, हमने मनोविज्ञान क्या होता है और क्या नहीं होता। वैसे तो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान जो नियामक नहीं होता था, विधायक होता था, लेकिन यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान नियामक भी होगा और विधायक भी होगा। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए मित्रों। और आगे हम बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं ईस्वी में हुई, 19वीं ईस्वी में हुई। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं थॉर्नडाइक। इस चीज को अभी याद रखिए। और थॉर्नडाइक पशु मनोवैज्ञानिक भी थे, यानी कि ये पशु मनोविज्ञानी यानी कि पशु चिकित्सक थे। और पशु मनोविज्ञान के जनक भी थॉर्नडाइक को कहा जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी थॉर्नडाइक को कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण फैक्ट था, मैंने आपको यह बता दिया। तो मित्रों, हम बात करते हैं आगे वातावरण। वातावरण किसे कहते हैं? वातावरण के बारे में जो मनोवैज्ञानिक हुआ है उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी है उसके बारे में बात करते हैं। तो वुडवर्थ ने कहा है कि सभी तत्व जो हमें जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं उसको वातावरण कहा जाता है। यानी कि जन्म से मृत्यु तक जो हमें प्रभावित करते हैं जो भी तत्व, उसको वातावरण कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं जिम बार्ट के अनुसार। जिम बार्ट ने वातावरण की क्या परिभाषा दी है कि सभी वस्तुएं जो हमें जीवन पर्यंत प्रभावित करती है, जो भी वस्तु है वह हमें किसी भी प्रकार से यदि प्रभावित करती है तो क्या कहलाता है? वह वातावरण कहलाता है। आगे हम बात कर रहे हैं रोस ने क्या परिभाषाएं दी है? तो इनकी परिभाषा थी कि चारों ओर की जो शक्तियां हैं जिनका प्रभाव यदि जन्म से मृत्यु तक हमारे ऊपर पड़ता है तो वह वातावरण कहलाता है। यानी कि चारों ओर की शक्तियां जिनका प्रभाव हमारे ऊपर जन्म से मृत्यु तक पड़ता है वही वातावरण कहलाता है। तो मित्रों, हमने वातावरण की परिभाषा देखी और हम देखते हैं कि अभिवृद्धि और विकास के बारे में जो फैक्ट दिए हैं उनको हम जान लेते हैं। अभिवृद्धि क्या होती है? मित्रों, इस चीज को आपको समझना होगा कि अभिवृद्धि होती है वह तो शारीरिक कोशिकाओं में वृद्धि को अभिवृद्धि कहा जाता है। शारीरिक कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है यानी कि शरीर में जो भी वृद्धि होती है या शारीरिक कोशिकाओं में वृद्धि होती है उसी को क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि। लेकिन जो विकास होता है वो शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, नैतिक भी होता है और सामाजिक भी होता है। यानी कि जो अभिवृद्धि है ये तो एक पक्षीय है, लेकिन जो विकास है यह बहुपक्षीय है। तो मित्रों, हमने कहा था कि कोशिकाओं में वृद्धि ही क्या कहलाता है? अभिवृद्धि। तो ऐसी परिभाषा दी है एक मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने परिभाषा दी है फ्रैंक। फ्रैंक ने परिभाषा दी है अभिवृद्धि की कि कोशिकाओं का गुणात्मक वृद्धि होना ही अभिवृद्धि कहलाता है। कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि ही क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। और विकास के बारे में क्या परिभाषा दी है? विकास के बारे में एक श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने परिभाषा दी है कि प्रगतिशील क्रम जिसमें नए विशेषताएं प्रकट होती है। यानी कि प्रगतिशील क्रम जिसमें नई विशेषताएं प्रकट होती है उसी को क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। हम कोई भी कार्य करते हैं उसकी प्रगतिशील यानी कि क्रमबद्धता से कार्य करते हैं, एक के बाद में एक कार्य करते हैं और उस कार्य में नए विचार आना, नए विशेषताएं जोड़ना और नई विशेषताओं का प्रकट होना ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। तो यह विक्टोरिया हरलॉक की विकास के बारे में परिभाषा थी। तो मित्रों, हम देखते हैं कि ये तो प्रमुख परिभाषाएं हो गई। और अवस्था, जो अवस्थाएं होती हैं बाल्यावस्था की, उनके बारे में क्या क्या कहा है लोगों ने, क्या क्या कहा है कि शैशवावस्था देख लेते हैं हम। सामान्यतः शैशवावस्था होती है जन्म से 5 वर्ष तक।
जन्म से 5 वर्ष तक, 5-6 वर्ष तक लगभग इतनी होती हैं। और फ्राइड ने शेषावस्था को भावी जीवन की आधारशिला कहा है। फ्राइड ने भावी जीवन की आधारशिला क्यों कहा कि बालक में जितना भी ज्ञान अर्जित किया जाता है वह इस अवस्था में अर्जित किया जाता है, वह सभी जो जीवन के पक्ष हैं, आगे की जो अवस्था है उनकी आधारशिला बनती है। यानी कि जो अभी बालक जो सीख लेता है, और बालक जो शेष अवस्था में जितना सीखता है ना, वो किसी भी अवस्था में नहीं सीख पाता, इसीलिए इसे आधारशिला फ्राइड ने कहा है। आगे बात करते हैं वॉटसन। वॉटसन ने कहा है कि तीव्र विकास की अवस्था है, अर्थात शेष अवस्था को तीव्र विकास की अवस्था किसने कहा है? वॉटसन ने। इसमें तीव्र विकास होता है, शरीर में भी तीव्र विकास होता है, बिल्कुल होता है। और बच्चा क्या है, अनुकरण से सीखता है। कोई भी चीज़ को देखता है तो क्या है, उसका अनुकरण कर करके जल्दी सीखने का प्रयास करता है, उसका विकास तीव्र गति से होता है, वॉटसन ने कहा है। और वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल कहा है किसको? शेष अवस्था को सीखने का आदर्श वैलेंटाइन ने कहा है। और मित्रों, इसको याद करने की ट्रिक यह है कि आजकल के जो शिशु हैं वो वैलेंटाइन डे को आदर्श मानते हैं, अपना आदर्श। शेषावस्था के जो लोग हैं वो वैलेंटाइन यानी कि वैलेंटाइन डे को क्या मानते हैं? आदर्श मानते हैं आज के शिशु। तो इस प्रकार से हम इसको जोड़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं श्रीमती गुड एन एफ ने क्या परिभाषा दी है किसकी? शेषावस्था के बारे में गुड एन एफ ने कहा है कि लगभग जो 3 वर्ष होता है, शेष अवस्था में जो 3 वर्ष होता है उसमें आदि बुद्धि का विकास हो जाता है। मित्रों, मैंने कहा है कि जो बच्चा शेष अवस्था में सीखता है वो किसी भी अवस्था में नहीं सीख पाता। तो श्रीमती गुड एन एफ ने कहा है कि लगभग 3 वर्ष की अवस्था में आदि बुद्धि का, यानी कि पूरे जीवन में जो विकास होता है वो उसको जितना बुद्धि प्राप्त करता है उसका आधा विकास तो वह लगभग 3 वर्ष में ही प्राप्त कर लेता है, इतना सीख लेता है। मित्रों, फिर वह बाद में उसको वो जो सीखा हुआ ज्ञान है ना, बच्चा तो अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन जो एक्सेप्ट करता है ना वो मन ही मन में बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है। फिर बाद में बड़ा होता है तो उन्हीं चीज़ों को प्रकट करता है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो पूर्वनिहित पूर्णता है उसको अभिव्यक्त करना ही शिक्षा कहलाता है। तो यानी जो बालक सीखता है वो कौन सी अवस्था में सीखता है? ज़्यादातर शेष अवस्था में सीखता है। तो गुड एनफ ने ऐसा विचार किया है कि 3 वर्ष की अवस्था में बालक का आदि बुद्धि का विकास हो जाता है। और मित्रों, जॉन लॉक ने शेष अवस्था के बारे में कहा है कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इन्होंने जो कहा है बहुत अच्छा कहा है कि जो शेष अवस्था है वो कोरे कागज के समान होती है, कोरे कागज के समान होती है। और वह ज्यों ज्यों बड़ा होता है तो उसमें क्या है, परिपक्वता के साथ में अपने अनुभव लिखता है। इनके ये जो फैक्ट है जॉन लॉक ने शेष अवस्था के बारे में कहा है, इसको याद रखिएगा कि शिशु क्या होता है, कोरे कागज के समान होता है ना। और ज्यों ज्यों बड़ा होता है तो वह परिपक्वता के साथ में अपने अनुभव लिखता है। और जो अनुभव लिखता है वह क्या है, अनुभव जल्दी सीख लेता है। शेषावस्था में जो भी बातें हैं वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। मित्रों, हम बात करते हैं शेषावस्था के बाद में बाल्यावस्था के बारे में क्या फैक्ट है इसको भी हम जान लेते हैं। बाल्यावस्था मित्रों 5-6 से 12 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था 5-6 से 12 वर्ष तक होता है। और मित्रों, इसकी जो बारे में कहा है पॉल ब्रुश ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा है। इस फैक्ट को भी याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पॉल ब्रुश ने जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा है? तो जीवन का अनोखा काल कहा है बाल्यावस्था को, पॉल ब्रुश ने कहा है। आगे हम बात करते हैं कैलपेट्रिक ने बाल्यावस्था के बारे में प्रतिद्वंदात्मक काल कहा है। बाल्यावस्था को क्या कहा है? किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक काल कहा है। और स्ट्रेंग कहते हैं बालक होता है वो बचपन में कहता ही है जो बाल्यावस्था में होता है। तो स्ट्रेंग का मानना है कि बालक जो 10 वर्ष होता है उसमें सभी प्रकार के खेल खेल लेता है, ऐसा कोई भी खेल नहीं बचता जो वह छूट गया हो। यानी कि स्ट्रेंग का मानना है कि 10 वर्ष में सभी प्रकार के खेल खेल लेता है। कौन? बाल्यावस्था का बालक। आगे हम बात करते हैं रोस ने कहा है कि यह मिथ्य परिपक्वता का काल होता है, छंदम परिपक्वता का काल होता है। अर्थात बालक मिथ्या यानी कि झूठ, यानी कि वह बात में झूठ बोलता है। कोई भी काम के बारे में हम पूछते हैं तो कि तुमने ये चीज़ चोरी की है या तुमने इस चीज़ को खाया है, तो बिल्कुल मना कर देता है। तो यानी रोस ने ऐसी परिभाषा दी है कि यह छंदम परिपक्वता का काल होता है बाल्यावस्था। और आगे हम बात करते हैं तो रोस ने कहा है कि फ्राइड ने कहा है कि यह जीवन का निर्माणकारी काल होता है।
बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल होता है। तो फ्राइड ने शेष अवस्था के बारे में पहले बात कही थी कि यह आधारशिला होता है, यानी कि आधारशिला तो शेष अवस्था को माना है फ्राइड ने, और जीवन का निर्माणकारी यानी कि आधारशिला, उसकी नींव तो शेष अवस्था में रख दी और उसका निर्माण कहाँ हो रहा है, बाल्यावस्था में। यानी कि फ्राइड ने बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल बताया है। मित्रों, एक नोट है, यह है कि खिलौनों का काल, इस यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको, तो इस बात को भी याद रखिए कि खिलौनों का काल तो है पूर्व बाल्यावस्था, खिलौनों का काल तो कहलाता है पूर्व बाल्यावस्था, और वय संधि काल कहलाता है उत्तर बाल्यावस्था। इन तीनों चीजों को याद रखिए। और खिलौनों की अवस्था, खिलौनों का काल नहीं, खिलौनों का काल तो पूर्व बाल्यावस्था कहलाता है, लेकिन खिलौनों की जो अवस्था कहलाती है वो शेष अवस्था कहलाती है। खिलौनों की अवस्था शेष अवस्था कहलाती है। दोबारा से हम देख लेते हैं, खिलौनों का काल पूर्व बाल्यावस्था और वय संधि काल उत्तर बाल्यावस्था, और खिलौनों का अवस्था कहलाती है शेष अवस्था। यानी कि काल और अवस्था में आप अंतर याद रखिएगा कि खिलौनों का काल तो पूर्व बाल्यावस्था और खिलौनों की जो अवस्था है वह शेषावस्था कहलाती है। आगे हम बात करते हैं किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था क्या होती है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि किशोरावस्था क्या होती है क्या नहीं होती, यह इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। किशोरावस्था के बारे में बात करते हैं तो यह 12 से 18 वर्ष तक होती है या 19 वर्ष तक होती है। यानी कि किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है, और इसको टीन एज कहा जाता है। टीन एज क्यों कहा जाता है, क्यों यह 12 से के कहाँ तक होती है, 18 वर्ष तक होती है। तो यानी कि 13, 14, 15, 16 ऐसे बोलते हैं, तो सभी के पीछे क्या टीन आता है, इसीलिए इसे टीन एज कहा जाता है किशोरावस्था को। और मित्रों, हम जो मनोवैज्ञानिक है उनके विचार जान लेते हैं। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था के बारे में क्या कहा है, तो किलपैट्रिक ने कहा है कि जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक ने क्या बताया, जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को बताया है। और स्टैनले हॉल को ही किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, और इन्हीं को बाल आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। स्टैनली हॉल का आप याद रखिए कि किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टैनले हॉल है, और इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो मित्रों, स्टैनले हॉल ने जो किशोरावस्था के बारे में कहा है कि यह संघर्ष और तूफानों की अवस्था होती है, यानी कि आवेगों और संवेगों में जो बालक में जो विप्लव उत्पन्न होते हैं, उससे क्या उसमें संघर्ष और तूफान उत्पन्न होने लगते हैं। इसीलिए स्टैनले हॉल के अनुसार क्या है, संघर्ष और तूफान की अवस्था कहलाती है। आगे हम किशोरावस्था के बारे में बात करते हैं वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन ने क्या कहा है, घनिष्ठ व्यक्तिगत मित्रता का काल, और ये कब होता है, उत्तर किशोरावस्था में होता है। तो इस बात को भी याद रखिए कि जो वैलेंटाइन है उन्होंने कहा है घनिष्ठ व्यक्तिगत मित्रता का काल किशोरावस्था को कहा है। और मित्रों, हम बात करते हैं कोशनिक के अनुसार। कोशनिक ने कहा है, यहाँ है जो करोड़ों नहीं है, यहाँ पे है परोड़ों। यानी कि ये परोड़ों को क्या समझते हैं, परोड़ों को अपने मार की बात समझते हैं। जो 19 वर्ष से ऊपर की जो एज के होते हैं उनको, जो प्रौढ़ होते हैं उनको क्या है, अपने मार की बाधा समझते हैं कोशनिक के अनुसार। और क्यों समझते हैं, क्योंकि वह इनको लक्ष्य प्राप्ति से जो भी ये काम करना चाहते हैं उसको नहीं करने देते, इसीलिए उनको क्या समझते हैं, ये अपने मार की बाधा समझते हैं। आगे बात करते हैं हम रोस के अनुसार। रोस ने इसे सेवा, आदर्शों और पोषण की स्थापना का काल बताया है। यानी कि जो रोस के अनुसार क्या है, इस अवस्था में बालक क्या है, आदर्श उत्पन्न होने लग जाते हैं, वह क्या है, समाज की सेवा करने के भाव उत्पन्न होने लग जाता है, और यह आदर्श और पोषण की स्थापना करने लग जाते हैं। तो मित्रों, ऐसा किसने कहा है, ऐसा रोस ने कहा है। और हम आगे बात करते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो ने किशोरावस्था के बारे में जो विचार दिया है वह दिया है कि यह क्या होता है, यह वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा है। वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा की जो बात कही है वह क्रो एंड क्रो ने कहा है। यदि आदमी, यानी कि जो किशोरावस्था का जो व्यक्ति है, वह इसमें बहुत सारे संवेग उत्पन्न होते हैं, संघर्ष और तूफान की अवस्था स्टैनली ने बताया। तो क्रो एंड क्रो का मानना है कि यदि वर्तमान में आदमी अच्छा करेगा तो भविष्य भी उसका अच्छा होगा। यानी कि वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा बताया है किसको, किशोरावस्था को। आगे हम बात करते हैं अधिगम। अधिगम क्या होता है, अधिगम के बारे में जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने क्या परिभाषाएं दी है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखने सिखाने की क्रिया, सीखना होता है। तो मित्रों,
सार्टेन के अनुसार अधिगम की क्या परिभाषाएं हैं? इनकी नए अनुभवों नए नए अनुभवों को कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। मित्रों, सार्टेन ने बताया है कि नए नए जो अनुभव होते हैं उनके कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसी को अधिगम कहा है। वुडवर्थ ने क्या कहा है? वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान और प्रतिक्रियाओं का अर्जन, जो नया ज्ञान और प्रतिक्रिया है उनको ग्रहण करना, उनको अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। हम आगे बात करते हैं स्किनर के अनुसार। स्किनर ने क्या कहा है? यानी स्किनर ने कहा है कि उत्तरोत्तर अनुकूलन, यानी कि हम ज्यों ज्यों बड़े होते हैं तो उत्तरोत्तर यानी कि आगे से आगे जो हम अनुकूलन करते चले जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है? उन्होंने बताया है उसको अधिगम कहा है स्किनर ने। यानी कि स्किनर ने उत्तरोत्तर अनुकूलन की बात कही है और अनुकूलन को उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम बताया है स्किनर ने। आगे हम बात करते हैं गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, यदि व्यवहार के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाता है उसी को अधिगम कहा जाता है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। आगे हम बात करते हैं गेट्स ने कहा है कि अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करना ही अधिगम कहलाता है। क्या? गेट्स के अनुसार है कि अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करना ही अधिगम है। और मित्रों, इस परिभाषा को याद रखने की मैं शानदार ट्रिक बताता हूँ, शानदार एक फैक्ट बताता हूँ कि एक व्यक्ति है वो बैठा रहता है गेट पर, इनकी एक गार्ड है गेट्स, इसका नाम है, गेट पर बैठा रहता है और जिस व्यक्ति में अनुभव और प्रशिक्षण नहीं है तो उसको वह गेट में प्रवेश करने ही नहीं देता। तो हमें गेट से याद रहेगा कि अनुभव और प्रशिक्षण जिसमें नहीं होता, तो अनुभव और प्रशिक्षण जिसमें नहीं होता उसको गेट में प्रवेश नहीं देता। तो इससे हमको याद आ जाएगा कि अनुभव और प्रशिक्षण नहीं होता उसको गेट्स में प्रवेश नहीं करने देता। इससे हमें यह परिभाषा याद हो जाएगी। तो मित्रों, आगे हम बात करते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। इन्होंने क्रो एंड क्रो कितने व्यक्ति हैं? ये पति और पत्नी है, ये दो व्यक्ति है। ये क्या है? दो व्यक्ति तीन बात बताते हैं। तीन बातें क्या बताते हैं? ज्ञान, आदत और अभिवृत्ति। ज्ञान, आदत और अभिवृत्तियों का अर्जन यानी कि उनको ग्रहण करना, ज्ञान, आदत और अभिवृत्ति को ग्रहण करना ही अधिगम है, ऐसा इन्होंने बताया है क्रो एंड क्रो ने। आगे हम बात करते हैं आदत क्या होती है। सामान्यतः तो आदत किसी कार्य को हम बार बार करते हैं तो वह हमारी आदत में बन जाता है, और आदत में बन जाता है तो वह आगे हमें अधिगम में सहायता करता है। यानी कि कोई भी कार्य हम बार बार करते हैं तो हमारी आदत बन जाती है और वह हमारे अधिगम में सहायता करता है और वह स्वतः ही होने लग जाता है। तो आदत के बारे में परिभाषाएं दी हैं, तो विद्वानों की परिभाषा जान लेते हैं मित्रों। यहाँ पे है गैरेट ने क्या परिभाषा दी है कि अधिक बार दोहराने से यंत्रवत हो जाना। यानी कि कोई भी चीज को यदि हम बार बार दोहराते हैं, बार बार प्रयास करते हैं और वह यंत्रवत यानी कि वह स्वतः ही होने लग जाए, अपने आप ही अपने स्वभाव में आ जाए, तो क्या कहलाता है? आदत कहलाता है। और ऐसा विचार गैरेट ने दिया है। आगे हम बात करते हैं लाडेल के अनुसार। लाडेल ने क्या परिभाषा दी है कि प्रारंभ में व्यक्ति क्या है? जानबूझकर, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कार्य को करता है। शुरू में तो वो जानबूझकर किसी भी कार्य को करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन यदि वो बार बार जानबूझकर कर रहा है और फिर यदि वो बाद में ना करे, फिर भी उसको वो चीज याद आ जाती है और वह स्वतः ही उस कार्य को करने लग जाता है। तो ऐसी परिभाषा किसने दी है? लाडेल ने। इन्होंने कहा है कि प्रारंभ में व्यक्ति जानबूझकर किसी कार्य को करता है, फिर बाद में स्वतः ही वह कार्य अपने स्वभाव में उतर जाता है, उसी को आदत कहते हैं। आगे हम बात करते हैं ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के अनुसार। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन क्या कहते हैं? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कहते हैं कि दूसरा स्वभाव जो सामान्य से 10 गुना अधिक होता है। यानी कि हमारे जो स्वभाव है उसमें दो स्वभाव होता है। जो सामान्य स्वभाव होता है, सामान्य स्वभाव के अलावा भी हमारे सामान्य स्वभाव के अलावा भी एक दूसरा स्वभाव होता है। यानी कि जो चीज़ हम चाहते हैं लेकिन वह चीज़ हम नहीं करते, लेकिन ऐसा स्वभाव हम किसी चीज़, जैसे कि हम अच्छी चीज़ को करना चाहते हैं लेकिन हम गलत कार्य में ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोई भी हम अच्छा आचरण अपनाएंगे लेकिन वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे, लेकिन बुरे आचरण को ग्रहण कर लेंगे, तो वह क्या है? दूसरा व्यवहार है, वह दूसरा स्वभाव है। तो क्या ये सामान्य व्यवहार से 10 गुना अधिक होता है, उसी को क्या कहा है? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने उसी को आदत कहा है। आगे हम बात करते हैं रायबर्न के अनुसार। रायबर्न कहते हैं कि सीखना
आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। यानी कि अधिगम, मैंने कहा था कि आदत यानी कि शुरू शुरू में तो पहले क्या ही व्यक्ति बार बार करता है, किसी कार्य को बार बार करना स्टार्ट कर देता है, फिर उसके स्वभाव में बन जाता है, और वही स्वभाव यदि वो बार बार करता है तो उसके अधिगम में सहायता करता है। मैंने ऐसा बताया था, यानी कि वह सीखने में सहायता, यानी कि जो आदत है सीखने में सहायता प्रदान करती है, सीखने के निर्माण की प्रक्रिया है। आगे हम बात करते हैं सामाजिक जो कौशल होता है, सामाजिक कौशल के बारे में बात कही है एमपी मुफात ने। एमपी मुफात ने सामाजिक कौशल के बारे में बात कही है। और सामाजिक कौशल किसे कहते हैं, तो सामाजिक कौशल एमपी मुफात के अनुसार कहा है कि जीवन जीना क्या है, एक कला है। जीवन जीना एक कला है और सामाजिक वातावरण से आती है। कहाँ से आते हैं, सामाजिक वातावरण से आती है। तो एमपी मुफात का विचार है कि सामाजिक कौशल किसे कहा जाता है। एमपी मुफात ने कहा है कि जीवन जीना एक कला है और ये कहाँ से आता है, सामाजिक वातावरण से प्राप्त होता है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। फिर हम बात करते हैं अभिप्रेरणा की। अभिप्रेरणा अधिगम, अभिप्रेरणा अधिगम क्या होता है। अभिप्रेरणा का सामान्य अर्थ होता है धक्का देना या गति देना। किसी भी चीज़ को धक्का देना या गति देना, ऐसा नहीं होता। ये वह होता है कि किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करना, यानी कि वह उसको आगे बढ़ाना, उसका आगे धक्का देना, यानी कि उसकी प्रगति, यानी कि धक्का देने से प्रगति से यहाँ अर्थ है। हम आगे देखते हैं कि विलियम मैकडूगल ने अभिप्रेरणा के बारे में क्या कहा है। इन्होंने कहा है, विलियम मैकडूगल ने, कि शारीरिक मनोदैहिक दशाएं जो कार्य के लिए प्रेरित करती है उसे ही अभिप्रेरणा कहा है। विलियम मैकडूगल ने कहा है कि शारीरिक और मनोदैहिक जो दशाएं, यानी कि हमारे शरीर से जो उत्पन्न होने वाली जो भी क्रियाएं होती है, जैसे कि भूख है, प्यास है, नींद है, ये हमारी शारीरिक होती है। मनोदैहिक होती है हमारी मन की इच्छाएं, किसी चीज़ को पाना, किसी पद को पाना, इस प्रकार की इच्छाएं। तो इनसे जो व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने का जो दिशा मिलती है, और ऐसी दशा को क्या कहा जाता है, अभिप्रेरणा कहा जाता है, ये मैकडूगल के अनुसार। मित्रों हम बात करते हैं आगे श्रीमती गुडएनएफ के अनुसार। गुडएनएफ ने बात कही है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, और इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इन्होंने कहा है कि श्रीमती गुडएनएफ ने कहा है कि कार्यों को आरंभ करना और जारी रखना नियमित करने की प्रक्रिया, यानी कि किसी भी कार्यों को हम जारी रखते हैं, आरंभ रखते हैं या उसको नियमित करते हैं तो क्या कहलाता है, वह अभिप्रेरणा कहलाता है। आगे हम बात करते हैं स्किनर के अनुसार। स्किनर ने क्या कहा है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, मतलब इसको इंपॉर्टेंट कर लेना कि अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। यानी कि अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग किसने बताया है, स्किनर ने। इस बात को आप याद रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों हम आगे बात करते हैं चिंतन के बारे में। चिंतन क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि चिंतन, तो इसको हमें एक ही प्रक्रिया में जान लेते हैं कि संसार के जो कोई भी काम होता है वह समस्या के रूप में होता है। कोई भी काम आता है, हम जैसे कि बिना काम बैठे हैं, बिना समस्या के बैठे हैं या घर पे बैठे हैं, जैसे ही हमारे कोई काम आता है तो हमारी समस्या बन जाता है, और उसके समस्या बन जाता है तो उस समस्या का समाधान खोजने के लिए हम सोचते हैं, समझते हैं, विचारते हैं और उसका समाधान प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से समस्या का जो चिंतन का जो अंतिम बिंदु है वह समाधान पर एंड हो जाता है, यानी कि समापन हो जाता है। तो मित्रों हम चिंतन के बारे में जान लेते हैं कि विद्वानों ने इसके बारे में क्या क्या विचार दिए हैं, क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए मित्रों, हम्फ्रे एक मनोवैज्ञानिक हुए हम्फ्रे, इन्होंने कहा है कि समस्या से व्यक्ति में क्या होता है, चिंतन उत्पन्न होता है। समस्या से व्यक्ति में चिंतन उत्पन्न होता है। आगे हम बात करते हैं रोज के अनुसार। इन्होंने क्या बताया है चिंतन के बारे में, यानी कि चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है। चिंतन क्या है, मानसिक गत्यात्मक क्रिया है, यानी कि यह है शारीरिक नहीं, यह मानसिक गत्यात्मक क्रिया है, यानी कि मन में होने वाला जो विचार है, कल्पना है, जो उपचार जो संक्रियाएं चलती है, तो ये मन में ही चलने वाली मानसिक क्रिया है, कि मन को गति देने वाली क्रिया किसको बताया है, चिंतन को बताया है, रोज ने बताया है। तो आगे हम बात करते हैं व्यक्तित्व, पर्सनालिटी क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो सामान्य देख लेते हैं, इसको मास कहा जाता है, इसका सामान्य अर्थ होता है मुखौटा या नकाब होता है। तो विद्वान हुए एक वारेन के अनुसार व्यक्तित्व क्या होता है कि संपूर्ण मानसिक संगठन ही इसको क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व कहा जाता है। और रोश ने बताया है कि व्यक्तित्व क्या होता है कि मान्य और अमान्य गुण
जो मान्य व्यक्ति में मान्य और अमान्य गुण, अच्छे और बुरे गुण होते हैं, वही व्यक्तित्व कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने कहा है कि व्यक्ति की विशेषताओं का समग्र रूप, व्यक्ति की विशेषताओं का जो संपूर्ण रूप है, समग्र रूप है, उसी को व्यक्तित्व कहा जाता है। और अल्पोर्ट अल्पोर्ट है, उन्होंने कहा है कि शारीरिक, मनोदैहिक और गत्यात्मक, शारीरिक यानी कि शरीर से संबंधित भी होना चाहिए, शरीर से संबंधित भी होना चाहिए। व्यक्तित्व के बारे में ये बात कही है कि शारीरिक, मानसिक यानी मनोदैहिक और गत्यात्मक यानी कि जिनका सामान्य सामाजिक जो वातावरण होता है उसमें संतुलन बनाए रखने का कार्य होता है, उसी को व्यक्तित्व कहा जाता है। यानी कि शारीरिक, मनोदैहिक और गत्यात्मक ये क्या करते हैं, सामाजिक वातावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। शारीरिक, मनोदैहिक और गत्यात्मक ये सामाजिक वातावरण में संतुलन बनाने का कार्य करते हैं और इसी को कहा जाता है व्यक्तित्व। और किसके अनुसार कहा जाता है, यह अल्पोर्ट के अनुसार कहा जाता है। तो इस बात को भी आप याद रखिए। मित्रों, आगे हम बात कर लेते हैं समायोजन क्या होता है। समायोजन क्या होता है तो इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर समायोजन के बारे में बात कही है स्किनर ने और बोरिंग और वेल्ड और लैंगफील्ड ने। वेल्ड और लैंगफील्ड ने, ये जो चार मनोवैज्ञानिक है, स्किनर, बोरिंग, वेल्ड और लैंगफील्ड ने एक समान विचार दिया है और उन्होंने दिया है कि आवश्यकताओं की पूर्ति में आने वाले जो परिवर्तन के साथ में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। हमारी आवश्यकताएं होती हैं और उसमें जो हम परिवर्तन करते हैं उसमें समायोजन करते हैं, उसी को ही उसको सामंजस्य करते हैं, उसी को ही समायोजन कहा जाता है। आवश्यकता पूर्ति में जो आने वाले परिवर्तन है उसमें हम यदि सामंजस्य कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। मित्रों, यह समायोजन की इतनी परिभाषा थी। और हम देखते हैं बुद्धि। बुद्धि के बारे में विद्वानों के क्या क्या विचार हैं, बुद्धि के बारे में क्या कहा है। तो बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनमें से परिभाषाओं में से एक परिभाषा वैसे पूछ ली जाती है बिने के अनुसार। बिने ने चार शब्दों का प्रयोग किया है बुद्धि के बारे में: ज्ञान, अधिकार, निर्देश और आलोचना। ज्ञान, अधिकार, निर्देश और आलोचना, इन चार शब्दों में बुद्धि को निहित बताया है। किसने? बिने ने। बिने ने बताया है कि बुद्धि ज्ञान, अधिकार, निर्देश और आलोचना में निवास करती है, इसमें निहित होती है। और मित्रों, व्यक्ति में सबसे पहले तो ज्ञान होगा, फिर ज्ञान होने के बाद में वह उसको ग्रहण करेगा और उस ज्ञान में अधिकार हो जाएगा। अधिकार होने के बाद में उसमें समझ विकसित होगी, वह निर्देशित यानी कि निर्देश देने लगेगा और फिर उसके बाद में वह अच्छे बुरे का आलोचना करने लगेगा। तो इस प्रकार से विनय की परिभाषा है, यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और हम आगे चलते हैं। वुड्रो ने परिभाषाएं दी हैं कि बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। क्या है? बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति बताया है वुड्रो ने। और गाल्टन ने बताया है कि पहचानने और समझने की शक्ति क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। किसी भी चीज को पहचानने और उसको समझने की जो शक्ति होती है उसी को गाल्टन ने बुद्धि बताया है। आगे एक विद्वान हुए बंकिंघम। तो बंकिंघम ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि सीखने की शक्ति ही क्या कहलाती है? सीखने की शक्ति ही बुद्धि कहलाती है। वुडवर्थ ने कहा है कि कार्य करने की विधि ही बुद्धि कहलाती है। और आगे बात करते हैं हम थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक ने कहा है कि सत्य और तथ्य, यानी कि सत्य को जानना और तथ्य को स्पष्ट करने की जो शक्ति होती है, तथ्य क्या है और सत्य क्या है। यदि हम सत्य को तथ्य के साथ में देखते हैं, कोई भी चीज है हम उस पर सुनी सुनाई पे बात न करके उसके मेन तथ्य पर जाकर के बात करते हैं, तो उसी को समझने की जो शक्ति है, उसको स्पष्ट करने की शक्ति है, वो बुद्धि कहलाती है। और हम लास्ट में बात करते हैं टर्मन ने जो बुद्धि के बारे में परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है कि जो मूर्त विचार होते हैं, मूर्त विचार उनको जो समझने की शक्ति है, मूर्त विचार क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। जो उस कल्पनाशील जो विचार होते हैं उसको समझने की जो शक्ति होती है उसको बुद्धि कहा जाता है। यानी कि अमूर्त विचारों को समझने की शक्ति को बुद्धि कहा जाता है। जॉनसन ने जो बुद्धि को बांटा है, बुद्धि के बारे में बात की है, ये कही है। यानी कि द्विखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? द्विखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया था। और स्पेयरमैन की परिभाषा को जो जॉनसन मनोवैज्ञानिक हुए, इन्होंने राजतंत्रात्मक कहा था। यानी कि उसमें उन्होंने क्या है, एक तो जी और एक एस, यानी कि जनरल और स्पेशल, यानी कि सामान्य और विशिष्ट तत्वों की बात कही थी। तो इसको क्या है,
यानी कि जी को तो बताया था इन्होंने राजा, और इसको बताया था इन्होंने प्रजा। तो यानी कि इस परिभाषा को जॉनसन ने राजतंत्रात्मक कहा था। स्किनर की द्विखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत को क्या कहा था? राजतंत्रात्मक कहा था। और जो बहुखंड बुद्धि यानी कि बहुखंड बुद्धि है या बहुखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुखंडात्मक बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक की परिभाषा को जॉनसन ने क्या कह दिया? प्रजातांत्रिक, यानी कि ये बालू के रेत के समान होती है, ऐसा थॉर्नडाइक ने बताया था, और ये प्रजातांत्रिक बताया था। इसको प्रजातांत्रिक किसने बताया था? जॉनसन ने बताया था। ये दोनों फैक्ट भी आप याद रखिएगा मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम आगे बात करते हैं पिछड़े बालक होते हैं उसकी क्या परिभाषा होती है, इसी के बारे में हम जानते हैं। पिछड़े बालक होते हैं इनके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। देखिए मित्रों, पिछड़े बालक इनमें एक विद्वान है रोनल ने अपने क्या कहा है कि जो अपने स्तर के जो बालक होते हैं, यदि वह उससे भी शैक्षणिक कमजोरी, यानी कि अपने स्तर के बालकों से जो शिक्षा में शैक्षणिक कमजोरी प्रदर्शित करते हैं, अपने स्तर के बालकों से भी शैक्षणिक कमजोरी प्रदर्शित करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? पिछड़े बालक कहलाते हैं। और एक विद्वान हुए सिरिल ने कहा है कि अपनी कक्षा, इन्होंने कहा है अपने स्तर, और सिरिल ने कहा है अपनी कक्षा से जो छोटी कक्षा होती है, अपनी कक्षा से जो छोटी कक्षा होती है, यदि वह उन कार्यों को भी नहीं कर पाते, उन कार्यों को भी नहीं सीख पाते, तो क्या कहलाते हैं? पिछड़े बालक कहलाते हैं। और ये किसके अनुसार? सिरिल के अनुसार। और रोलर ने तो अपने स्तर के बालकों की बात कही है, और इन्होंने कही है अपनी कक्षा की बात कही है सिरिल ने। आगे हम बात करते हैं बाल अपराधी। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ मित्रों, यहाँ से ही पूछ लिया जाएगा आपको क्वेश्चन, और आपको एग्जाम देने के बाद में पता चलेगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं बाल अपराधी बालक क्या होते हैं? इनकी डेलफील्ड ने बाल अपराधी के बारे में जो कहा है, ये कहा है कि कोई भी असामाजिक कार्य करता है, कोई भी असामाजिक कार्य करना क्या कहलाता है? बाल अपराधी कहलाता है। यानी कि समाज में कोई भी बालक यदि समाज से हटकर या असामाजिक कार्य करता है, तो क्या कहलाता है? बाल अपराधी कहलाता है। चार्ल्स स्किनर ने कहा है कि 18 वर्ष से जो कम आयु के बालक होते हैं, वह वयस्क करने पर यदि दंडनीय हो तो उसको बाल अपराधी कहलाता है। इनका कहना है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक 18 वर्ष से कम उम्र के बालक जो बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, यदि वह भी कोई कार्य करते हैं तो वह करने पे भी दंड, यानी कि वयस्क करने के जो भी कार्य करते हैं उसमें भी दंडनीय हो, और वो उन कार्यों को करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? बाल अपराधी कहलाता है। अर्थात जो वयस्क करने पे भी दंडनीय हो, और उन्हीं कार्यों को यदि बालक 18 वर्ष से कम उम्र का करता है तो वह बाल अपराधी है, यह स्किनर ने कहा था। आगे हम बात करते हैं एक विद्वान हेली ने कहा है कि बाल अपराधी क्या होती हैं, यानी कि सामाजिक आचरण से हटकर जो भी कार्य करते हैं। हेली ने कहा है कि सामाजिक जो आचरण है उसे यदि हटकर कोई भी कार्य किया जाता है तो उसको बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है, ऐसा हेली ने कहा था। सर्जनशील बालक कौन होते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं मित्रों। जेम्स ड्रेवर ने सर्जनशील बालकों के बारे में कहा है कि सुनिश्चित रूप से नवीन निर्माण करना ही सर्जनशील बालक कहलाता है। यानी कि सुनिश्चित रूप से नवीन निर्माण, कोई भी चीज को नए तरीके से जोड़ करके प्रस्तुत करना, उनके जो सर्जनशील बालक होते हैं मित्रों, उनकी बुद्धि क्या होती है? विस्तृत होती है, अब सारी बुद्धि पाई जाती है, वो कोई भी चीज को जैसा का जैसा नहीं रख सकते। जबकि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें क्या है? कोई भी विषय वस्तु है उसको जैसा का जैसा रटने की क्षमता होती है, लेकिन जो सर्जनशील बालक है ना, उस विषय वस्तु को रटने नहीं, उसको समझते हैं, उसमें नया निर्माण करते हैं, उसमें नई चीज ऐड करके, उसमें नई चीज का ऐड करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी परिभाषा किसने दी है? जेम्स ड्रेवर ने। सुनिश्चित रूप से नवनिर्माण ही क्या कहलाता है? सर्जनशील बालक कहलाता है। और मित्रों, क्रो एंड क्रो ने जो कहा है, ये क्या कहा है कि नवीन परिवर्तन या अभिव्यक्ति करने की जो क्षमता होती है उसी को सर्जनशील कहा जाता है। यानी कि कोई भी जो नवीन परिवर्तन और अभिव्यक्त करने की जो क्षमता होती है उसी को सर्जनशील बालक कहा जाता है। ये सा विचार था क्रो एंड क्रो का। हम देखते हैं शैक्षिक कार्य के बारे में क्या परिभाषा दी है। एक मनोवैज्ञानिक हुए एन मुखर्जी ने शिक्षा के बारे में या शैक्षिक कार्य के बारे में महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। तो इन्होंने कहा है कि शैक्षिक कार्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए चाय के प्याले के समान नहीं है।
क्या नहीं है, चाय के प्याले के समान नहीं है, यह तो कला और विज्ञान है। मित्रों, इन्होंने यह कहा कि जिस प्रकार से साधारण से साधारण व्यक्ति होता है उसको चाय आसानी से मिल जाती है, उसी प्रकार जो शैक्षिक कार्य है वह साधारण नहीं होता। यानी कि जो चाय का प्याला सभी को मिल जाता है उसके समान नहीं होता, ये तो क्या है, कला और विज्ञान है। ऐसा किसने कहा था? एन मुखर्जी ने। तो इस बात को भी याद रखिएगा मित्रों। शैक्षिक प्रक्रिया, तो शैक्षिक प्रक्रिया के बारे में मॉरिसन ने कहा था, यह तो शैक्षिक कार्य के बारे में कहा था और यहाँ शैक्षिक प्रक्रिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। शैक्षिक प्रक्रिया के बारे में जो मॉरिसन ने कहा है, ये कहा है कि जो अधिक परिपक्व व्यक्ति होता है वह कम परिपक्व व्यक्ति को सिखाता है। ऐसा विचार किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था। और मित्रों, हम नीचे बात करते हैं किसकी? जैक्सन की। जैक्सन ने कहा है कि परिपक्व व्यक्ति अपरिपक्व व्यक्ति को सिखाता है। यहाँ तो अधिक परिपक्व व्यक्ति, यानी कि मॉरिसन के अनुसार तो अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को सिखाता है, लेकिन जो जैक्सन है इनके अनुसार परिपक्व व्यक्ति अपरिपक्व व्यक्ति को सिखाता है। ऐसा विचार दोनों में अंतर है मित्रों। ये तो अधिक परिपक्व को सिखाता है, यानी कि अधिक कम परिपक्व व्यक्ति को सिखाता है, और यहाँ परिपक्व व्यक्ति अपरिपक्व व्यक्ति को सिखाता है। तो मॉरिसन और जैक्सन की परिभाषा में इसको अंतर को समझिएगा। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं शिक्षण उपागम। शिक्षण उपागम क्या है? शिक्षण उपागम इनकी बाइनिंग के अनुसार शिक्षण उपागम क्या है, ये यहाँ पे बात कही है शिक्षण उपागम की बाइनिंग ने, कि जो विधि गतिशील कार्य, यानी कि जो विधि गतिशील कार्य बनाती है वह क्या कहलाती है? शिक्षण कार्य कहलाती है। मित्रों, हम जॉन डीवी के बारे में बात करते हैं। जॉन डीवी ने कहा है कि विधि संगठित बनाती है। जॉन डीवी, ये जो शिक्षण उपागम है इनके बारे में जो विधि होती है उसके बारे में बात कही है बाइनिंग ने, कि यानी विधि क्या होती है? गतिशील कार्य है। इनकी विधि के बारे में उन्होंने बताया है बाइनिंग ने कि गतिशील कार्य है, और जॉन डीवी ने कहा है कि विधि संगठित बनाने का कार्य करती है। क्या करती है? संगठित बनाने का कार्य करती है। आगे हम देखते हैं श्रीमती सक्सेना कहते हैं कि जो शिक्षण विधि होती है ना, वो क्या होती है? उद्देश्य में सहायक होती है, उद्देश्य पूर्ति में सहायक होती है। ऐसा विचार श्रीमती सरोज सक्सेना ने दिया था। मित्रों, हम आगे बात करते हैं श्रीमती एस के कोचर का, कि जिस प्रकार से सैनिक को सभी प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र होता है उनका ज्ञान होता है, तो उसी प्रकार से शिक्षक को भी सभी विधियों का ज्ञान होना चाहिए, और वह स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है कि वह कौन सी विधि का कब उपयोग करे। तो मित्रों, हमने ये सभी परिभाषाएं और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना। यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। और मित्रों, हम आपके लिए अन्य वीडियो भी लाते रहेंगे। जब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।